guys, I hope you are doing well. Now we are going to start the provision of Indian Evidence Act. So हमने अपने लास्ट क्लास में सेक्शन 24 तक कवर किया था. हाँ, आई रिमेम्बर. ओके, तो आज हम सेक्शन 25 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो एक ब्रीफ इंट्रो कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था. कल हमने एडमिशन पढ़ लिया था, कन्फेशन स्टार्ट कर दिया था सेक्शन 24 से. ठीक है, कन्फेशन सेक्शन 24 में क्या है कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस यानी TIP के बेस पे जो भी कन्फेशन होता है वो इररेलेवेंट होता है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग. ये तो कल ही मैंने बताया था कि जो कन्फेशन होता है वो हमेशा क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे होता है, ना कि सिविल प्रोसीडिंग पे. ठीक है, और एक इसका जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ये भी है कि जो एविडेंस होता है ये हमेशा इन द रेफरेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू होता है. वेयर एज कन्फेशन जो होता है ये ऑलवेज अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए होता है. ठीक है, मतलब कन्फेशन तभी कोई करेगा जब उसको अपना गिल्ट एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है, तो कन्फेशन उसके लिए होता है. और एडमिशन जो होता है वो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के रेफरेंस पे होता है. तो एडमिशन जो होता है वो हमारा क्रिमिनल और सिविल दोनों में होता है, दोनों में रेलिवेंट होता है. ओके, तो हम कल सेक्शन 24 तक पढ़ लिए थे. हमने पढ़ा था कि कन्फेशन दो टाइप के होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. आज हम स्टार्ट करेंगे 25 से. ठीक है, तो सेक्शन 25 क्या कहता है, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड. मतलब पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन जो दिया गया है वो प्रूव नहीं होता है, यानी वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में. क्यों? इसका जो बेसिक रीज़न है वो ये होता है कि पुलिस ऑफिसर टॉर्चर, मतलब ये माना जाता है कि इन द कस्टडी पुलिस ऑफिसर को पूरी छूट होती है और वो डरा के, धमका के, टॉर्चर करके किसी भी तरह से एक्यूज्ड से कन्फेशन ले सकते हैं. तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी कन्फेशन कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस ऑफिसर को देता है तो वो चीज़ कोर्ट में बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं है. यानी नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस. ठीक है, मतलब वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है, भले ही उसने क्यों ना कन्फेस किया हो पुलिस ऑफिसर के सामने, कैसे भी किया हो. तो ये हमारा सेक्शन 25 में इतना ही बताया गया है. फिर आते हैं हम सेक्शन 26 में. यहाँ पे जो मेन कीवर्ड होता है वो है कस्टडी. ठीक है, कस्टडी. यहाँ पे सिर्फ पुलिस ऑफिसर बताया गया था, यहाँ पे कस्टडी वर्ड बताया गया है. यानी कन्फेशन बाय एक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम. यानी अगर एक्यूज्ड का कन्फेशन कस्टडी में होता है. कस्टडी भी जानते हैं हम दो तरह की होती है, एक होता है जुडिशियल कस्टडी और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी. मतलब जो पुलिस ऑफिसर के अंदर जो कस्टडी होती है वो मैक्सिमम 15 दिन के लिए होती है. उसके अलावा जो मतलब इसका पीरियड है वो बढ़ता भी है. ठीक है, तो सेक्शन 26 में यही बताया गया है कि अगर एक्यूज्ड को पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में रखा गया है और इस दौरान अगर वो कोई कन्फेशन करता है तो वो एडमिसिबल नहीं है, अनलेस यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है कि अगर वो कन्फेशन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन. मतलब अगर जो कन्फेशन हो रहा है वो इमीडिएट प्रेजेंस है, ठीक है, ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस कर रहा है एक्यूज्ड कि हाँ मैंने ये किया है, तो वो चीज़ जो होती है वो रिलाई कर जाएगी, यानी वो एडमिसिबल है. तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि कस्टडी में पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन किया हुआ नहीं एडमिसिबल होता है, लेकिन तब हो सकता है जब वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने किया गया हो. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एक बहुत ज़रूरी बात बताई गई है कि मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड. मजिस्ट्रेट जो होता है वो कौन होता है? मजिस्ट्रेट का मतलब सिर्फ हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की यहाँ बात कर रहे हैं. ठीक है, और किसी भी मजिस्ट्रेट की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं. तो मजिस्ट्रेट इंक्लूड नहीं है विलेज, यानी जो पंचायत होते हैं, जो प्रेसिडेंसी होते हैं, वो हमारे मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है.
इन इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सेक्शन 26 का फंडा हो गया नॉर्मल सा। और ये हमने कल देखा ही था कि जुडिशियल कन्फेशन होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। ठीक है, तो ये 26 में है। और इसमें जो मेजर पार्ट है, जैसे इसके जो एसेंशियल्स होते हैं वो रिटर्न होने चाहिए, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने होने चाहिए, और मतलब कन्फेशन सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने अगर हुआ है तो ही वो एडमिसिबल है, अन्यथा नहीं है। सीधी सी बात 26 में इतना ही बताया गया है। ठीक है, फिर हम आते हैं 27। तो नॉर्मली देखिए क्या है कि हमने 24, 25, 26 तीनों की बात की। तीनों में कन्फेशन का ये बताया गया कि कन्फेशन कहाँ कहाँ एडमिसिबल नहीं है। पुलिस के अगर पुलिस कस्टडी में है तो नहीं एडमिसिबल है, पुलिस के सामने किया गया है तो एडमिसिबल नहीं है, अगर उसमें टीआईपी है यानी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है तो वो एडमिसिबल नहीं है। नॉर्मली हम अगर जनरल रूल में देखें तो कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल नहीं है अनलेस कि वो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ हो। पर इसका एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है वो है सेक्शन 27। इसमें क्या बताया गया है, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये बता रहा है कि एक्यूज्ड अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा, किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, किसी ऐसी चीज़ की जो कि रेलिवेंट फैक्ट में आता है, जिससे कि जैसे नॉर्मल एग्जांपल हम ले लें कि अगर उसने किसी का मर्डर किया है और एक्यूज्ड ने बता दिया कि मैंने चाकू अपने बैकयार्ड में छुपाया है, मैंने चाकू अपने बेड के नीचे छिपाया है, तो ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है। कौन दे रहा है, एक्यूज्ड दे रहा है, अदर पर्सन नहीं दे रहा है। ये एक्यूज्ड खुद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किसको दे रहा है, पुलिस को दे रहा है, पुलिस कस्टडी में दे रहा है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ मैंने ये चीज़ यहाँ पे छुपाई है, और अगर वो चीज़ वहाँ से मिल गई तो ये चीज़ जो होता है वो रेलिवेंट होता है, और ये एक एविडेंस यानी हम कह सकते हैं कि एक बेस्ट काइंड ऑफ एविडेंस होता है एज पर सेक्शन 27। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन any fact is deposed to as discovered in consequences of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer। सीधे सीधे यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ना, कस्टडी, यानी कस्टडी के बाहर नहीं है। हमने पहले क्या पढ़ा था कि कस्टडी में अगर कन्फेशन होगा तो वो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन सेक्शन 27 में वही बात को पलट दे रहा है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि एक्यूज्ड के द्वारा दी हुई है, कहाँ दी हुई है, कस्टडी में दी हुई है, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में दी हुई है, मजिस्ट्रेट रहे या ना रहे, ये इररेलेवेंट है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन सच होती है और जो एक्यूज्ड कह रहा है, अगर वहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी मतलब थिंक अगर मिलती है जो कि रेलिवेंट होती है, केस से रिलेटेड होती है, तो वो चीज़ एडमिसिबल होती है और ये रेलिवेंट फैक्ट है और ये बहुत ही मतलब तगड़ा टाइप का एविडेंस है। ठीक है, 27 में ये है। और यहाँ पे दो तीन केस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि मोहम्मद इनायतुल्लाह केस। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसमें यही बताया गया था कि सेक्शन 27 इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25 एंड 26। ठीक है, मतलब ये एक कोटेशन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप मेंस में भी लिख सकते हैं कि 25, 27 जो कि हमारे पुलिस ऑफिसर के कस्टडी से बात कर रहा था उसका एक्सेप्शन हो जाता है 27। तो मोहम्मद इनायतुल्लाह में ये कहा गया है। ठीक है, उसके बाद जो इसेंशियल्स है यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे स्टिक पेपर में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड डिस्कवर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज्ड। यानी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एक्यूज्ड होना चाहिए, वो अदर पर्सन नहीं होना चाहिए, वो कोई और जैसे विटनेस टाइप का नहीं होना चाहिए, वो एक्यूज्ड खुद देना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे रेलिवेंट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और द पर्सन गिविंग द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, ही मस्ट बी इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, वो कस्टडी में होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आके बता दो, मतलब प्रॉपरली वो पुलिस स्टेशन में ही बताना चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज़ यहाँ पे छिपाई है। तो ये इसका एसेंशियल्स हो गए कुछ जो कि आप मेंस में लिख सकते हैं, तो वो रेलिवेंट हो जाता है। यहाँ पे जैसे केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देवमन उपाध्याय का केस, काठी कालू का केस। तो काठी कालू का केस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केस लॉ है जो कि
प्री में बहुत ज़्यादा आराम से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बस यही पूछा जाता है कि जो आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर सेल्फ इंक्रिमिनेशन बताया गया है कि मतलब कोई भी ऐसा एडमिशन जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो, जो कि खुद ही कोई क्रिमिनल बना दे, वो चीज़ इररेलेवेंट होती है। यानी एक तरफ से देखा जाए तो वो चीज़ राइट का वॉलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे काठी कालू केस में यही बताया गया है कि जो सेक्शन 27 में है, अगर उसमें एक्यूज्ड खुद ही बता रहा है कि मैंने ये चीज़ कहाँ छिपाई है, तो वो चीज़ हमारे 20 के क्लॉज 3 में रेलिवेंट नहीं होती है, मतलब हिट नहीं करती है, ठीक है। मतलब देवमन उपाध्याय केस है, इसमें यही बताया गया था कि जो आर्टिकल 27 है वो आर्टिकल 14 का वॉलेशन नहीं करता है। देवमन उपाध्याय में इतना ही मेन इसका जो प्रोविज़न है वो यही है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फिर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। ये 2-3 बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला केस लॉ है जो मैंने आपको बता दिया। फिर आता है हमारा सेक्शन 28, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रेलिवेंट। तो ये हमारा जो है वो सेक्शन 24 के अगेंस्ट है। मतलब अगेंस्ट मतलब क्या होता है कि कन्फेशन जिसमें कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस नहीं है, रिमूव हो गया है, ठीक है, तो वो कन्फेशन क्या होता है कि रेलिवेंट हो जाता है, वो आराम से एडमिसिबल हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन इसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा मतलब भारी चीज़ है। फिर हम आते हैं सेक्शन 29 में। यहाँ पे क्या है, कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इररेलिवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पे सीधा सीधा ये बता रहा है, यहाँ का तो जो कीवर्ड है वो आप देख सकते हैं कि प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। किसी भी चीज़ को सीक्रेट रखने का जो प्रॉमिस होता है वो सिर्फ मतलब इररेलेवेंट नहीं हो जाता है कि उसने कन्फेशन किया, ठीक है। मतलब एक तरफ से यहाँ पे आप देख लीजिए तो ये एक्सेप्शन ही है कि जो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी है, अगर उस बेस पे भी कोई अगर कन्फेशन दे रहा है तो वो भी रेलिवेंट हो सकता है। हाँ, यहाँ पे बस इतना इम्पोर्टेंट, और ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो आप इसको बस एक नज़र देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रहे बस। फिर आता है हमारा सेक्शन 30 में क्या है कि कंसिडरेशन ऑफ प्रूफ्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। ये भी ज़्यादा सेक्शन वैसे तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसका जो कीवर्ड है वो है जॉइंट ट्रायल मस्ट। यानी अगर सेक्शन 30 के पर्पज से हम बात करें तो यहाँ पे जॉइंट ट्रायल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कई लोगों को मिला के यहाँ पे ट्रायल होता है, और अगर किसी एक ने कन्फेशन दिया, मतलब जैसे 4 लोगों ने अगर ऑफेंस किया, अगर उसमें से किसी का एक ने भी कन्फेशन दे दिया कि हाँ हमने मर्डर किया है या हाँ हमने ऑफेंस किया है, तो वो सारे के अगेंस्ट क्या होता है, रूल करता है, ठीक है। मतलब एक लपेटे जाए तो सब लपेटे जाए, वही बात है यहाँ पे। और इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है वो कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये सेक्शन 30 के बिहाफ पे पूछा जाता है, तो इसे हम नॉर्मली लिख सकते हैं। इसका देखिए इलस्ट्रेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो इलस्ट्रेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन के हों। तो कुछ मत छोड़िएगा, सारे पढ़िएगा। मतलब कुछ है ही नहीं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 30 जो कि हमारा जॉइंट ट्रायल के बारे में बात करता है। फिर सेक्शन 31 क्या है, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। तो ये सीधा सीधा प्रोविज़न बेस पे, सीधा सीधा कोटेशन बेस पे एग्ज़ाम में आ जाता है कि एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप कहाँ पर, किस सेक्शन में दिया गया है, तो ये सेक्शन 31 में दिया गया है। इसे रट लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सीधा सीधा यही बोल रहा है कि एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। मतलब हमने कंक्लूसिव प्रूफ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 4 में पढ़ा था। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब जहाँ पे कोर्ट को किसी भी तरह का एविडेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही एडमिसिबल है, ठीक। और ना ही कोर्ट अलाउ करता है कि तुम इसमें कोई भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ प्रूव करो, वो इररिवर्सिबल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है।
मतलब इररिवर्सिबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, यानी एडमिशन सीधा सीधा क्या है कि एडमिशन जो होता है वो रिबट हो सकता है, वो तोड़ा जा सकता है। ठीक है, बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपल अंडर द प्रोविजन, मतलब स्टॉपल का सीधा क्या है, टू स्टॉप। ठीक है, मतलब स्टॉपल का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि किसी भी प्रोसीडिंग को रोक देना या किसी भी थिंग को रोक देना जो कि केस से रिलेटेड हो। तो एडमिशन जो होता है वो यहाँ पे सीधा यही बात बताया गया है कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, पर एडमिशन के बेस पे स्टॉप किया जा सकता है। ठीक है, केस को। ओके, तो फिर हम इसके सेकंड फेज पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 32, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ रूल निसी के नाम से भी जानते हैं। दिख रहा है आपको, रूल निसी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रूल निसी कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन 32 में दिया गया है। यहाँ पे नेसेसिटी की बात की गई है, यानी केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड इज रेलिवेंट। यानी कोई भी केस, मतलब स्टेटमेंट जो होता है वो रेलिवेंट हो सकता है। कब रेलिवेंट हो सकता है, जबकि जिस पर्सन ने उस स्टेटमेंट को दिया था वो मर चुका हो या ना मिल रहा हो। यहाँ पे दो कीवर्ड समझ में आए, या तो वो मर गया है या तो वो मिल ही नहीं रहा है, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, वो रेलिवेंट होता है कहाँ पे, अंडर सेक्शन 32। तो यहाँ का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो है 32 का 1 क्लॉज, जो कि सीधा सीधा हमारे डाइंग डिक्लेरेशन से बात करता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। और इसका सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है, बाकी तो सारे नॉर्मल ही हैं। इसको आपको अगर मेंस की तैयारी करनी है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन में यही बताया गया है कि अगर मरता हुआ इंसान कुछ बोलता है, किसी के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है या सेल्फ सर्विंग ही कोई स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एडमिशन का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो सेक्शन 21 में मैंने बताया था, है ना। तो क्या कहते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन वो रेलिवेंट होता है, और डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है ये एक बहुत ही बेस्ट काइंड ऑफ एविडेंस माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो जिसने स्टेटमेंट दिया है उसका मरना ज़रूरी है। ठीक, मतलब वो पर्सन डेड हो चुका हो या तो ना मिल रहा हो, तभी डाइंग डिक्लेरेशन, तभी उस स्टेटमेंट को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो वो फिर दूसरे पर्सपेक्टिव से लिया जाएगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो केस है वो है पाकला नारायण स्वामी केस और क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। ये तो वही केस है, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का केस है कि जिसमें मतलब शायद जीभ काट दी थी। हाँ, यही केस है, मतलब ये इम्पोर्टेंट केस है। ये सीधा सीधा केस लॉ बेस पे प्री में बहुत पूछा जाता है। ओके, एक केस ये भी है, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। डी मतलब डाइंग डिक्लेरेशन नीड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, जो स्टेटमेंट मरता हुआ इंसान दे रहा है, उसको आप क्वेश्चन आंसर में फॉर्म करें। अगर उसने एक नॉर्मल सा कोटेशन लिख कर भी मर गया है, मतलब एक लिया उसने कागज़ में किसी का नाम ही लिख के, अगर वो उसकी डेथ हो गई, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एविडेंस है, वो भी एक एज अ रेलिवेंट एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन का राम बिहारी यादव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। और एक ये भी है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है वो एक्सेप्शन ऑफ हियर से एविडेंस है। ठीक, हमने हियर से एविडेंस देखा था कि हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, ये बेस्ट काइंड ऑफ एविडेंस नहीं है, पर इसका जो एक्सेप्शन होता है वो क्या था, रेस जेस्टे था। ठीक, डाइंग डिक्लेरेशन था। तो ये मेन कुछ प्रोविज़न है जो हमें बार बार याद करते रहना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। ठीक है, ओके, तो हेयर से रूल ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। और फिर मतलब आप एक बार ये एज ए थोड़ा सा, जैसे और इस मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक नज़र आप इसको देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। मतलब ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जहाँ पे स्टेटमेंट जो होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं।
ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेक्शन 33 में क्या है? रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट देयरइन स्टेटेड। ये फॉर विटनेस है, यानी ये विटनेस के रेलिवेंसी से बात करते हैं। और अगर जो चीज़ हमारे 32 में नहीं इंक्लूड होती उसे हम आराम से 33 में इंक्लूड कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा फंडा यही है। और एग्ज़ाम में अगर आप कंफ्यूज होते हैं 33, 32 में, अगर आपको डाइंग डिक्लेरेशन दिख रहा है तो 32 पे जाइए। अगर आपको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं दिख रहा है और कोई ऐसा प्रोविज़न दिख रहा है कि जो कि सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट है, तो आप आराम से 33 को मार्क करके आ जाइएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे यहाँ से, देखिए स्टार्ट हो जाता है स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, सेक्शन 34। ये नॉर्मली सारे प्री के बेस पर ही है। तो यहाँ पे 34 क्या है? एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलिवेंट। यानी जो एंट्रीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री की बात कर रहा है, वो कब रेलिवेंट होता है, ये हमें सेक्शन 34 में है। देखिए कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कि हमें जजमेंट राइटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे जजमेंट राइटिंग में अगर बुक ऑफ अकाउंट से रिलेटेड कुछ आता है तो वहाँ पे हम सेक्शन 34 का लगा के मार्शलिंग कर सकते हैं। ठीक, तो उस प्रोविज़न से भी आप इसे हल्का सा याद रखिएगा कि 34 किस बारे में बात करता है। तो यहाँ पे जो एंट्रीज होती है बुक ऑफ अकाउंट की, वो रेलिवेंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक और इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, क्या है कि रेलिवेंट व्हेन एवर दे रिफर टू अ मैटर इनटू विच द कोर्ट हैज़ टू इंक्वायर बट द स्टेटमेंट शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी। मतलब आप अगर कोई भी एविडेंस के रूप में ला रहे हैं किसी भी एंट्रीज को जो कि बुक ऑफ अकाउंट का है, तो वो रेलिवेंट है। ठीक, केस के बिहाफ पे वो चीज़ रेलिवेंट है, पर सिर्फ उसी अकेले के बेस पर मतलब किसी भी इंसान को चार्ज नहीं किया जा सकता है, किसी भी इंसान को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब इससे रिलेटेड भी हमको चीज़ें लानी पड़ सकती हैं। तो सीधा सीधा कह दें कि यहाँ पे ये बेस्ट काइंड ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता है उतना अच्छा। 34 में ये था हमारा, इसका इलस्ट्रेशन ज़रूरी है। ठीक है, 35 में भी 35 का जो है वो एंट्री इन द पब्लिक रिकॉर्ड है। और यहाँ पे देखिए एक वर्ड आता है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो ये मतलब इसे टिक लगा लीजिए और ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो कब ऐड हुआ, 2000 में। क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे घुमा के कि सेक्शन 35 मतलब में कब अमेंडमेंट किया गया, या इस टाइप के क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहीं भी आपको दिखे तो उसको पहले सेपरेट करके कहीं लिख लीजिए और ये इसे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 35 जो है हमारा वो पब्लिक रिकॉर्ड के बेस पे है। 34 हमारा एंट्रीज ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स का बता रहा था कब रेलिवेंट होगा। 36 होता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप, चार्ट एंड प्लान्स। देखिए 36 भी हमारे जजमेंट राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब सिविल जजमेंट राइटिंग हम करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी का हमें बताया गया होता है, प्रॉपर्टी का जो है ब्यौरा बताया गया होता है, जिसमें हमें उसका मैप लिखना पड़ता है या कहीं कहीं हमें चार्ट भी लिखना पड़ सकता है ना, खसरा नंबर वगैरह ये सब। तो वहाँ पे हम 36 से रेलिवेंट करके मार्शलिंग कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये सब आपको सेक्शन बेस पे याद करना पड़ेगा। इससे मेंस में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर अभी आपको यहाँ पे क्या है, रेलिवेंसी दिख रही है, आगे चल के इसी मैप, चार्ट, प्लान पे आपको प्रिजम्पशन दिखेगा। तो ये जो दो चीज़ें होती हैं बहुत क्लैश करती हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। फिर 37 में हम जो पढ़ते हैं किसके बारे में, एक्ट और नोटिफिकेशन के बारे में, कब रेलिवेंट होगा। ये बताया गया है कि अगर कोई एक्ट है, नोटिफिकेशन है, वो पब्लिक नेचर का है तो वो रेलिवेंट हो जाता है। यहाँ 36 में तो ये बताया गया है कि अगर मैप, चार्ट, प्लान है और वो जो है वो ऑफिशियल गैजेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर क्या कहते हैं उसे मतलब जारी किया गया है तो वो रेलिवेंट होता है। ठीक है,
मतलब यहाँ पे सारी बातें पब्लिक की हो रही हैं। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ भी प्राइवेट नहीं है। सारी चीज़ें जो हमने बुक ऑफ अकाउंट्स पढ़ा या पब्लिक रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं, मैप चार्ट प्लान पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक्ट एंड नोटिफिकेशंस पढ़ रहे हैं, ये सारे ही हमारे पब्लिक रिकॉर्ड है। और पब्लिक रिकॉर्ड जो होता है ये एक कह सकते हैं कि जुडिशियल नोटिस टाइप का है। इसमें हमें एविडेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये अपने आप ही रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है, फिर 38 में जैसे लॉ बुक्स, ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ बुक्स। 38 में लॉ बुक्स कब रेलिवेंट होता है, जबकि वो अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो, यानी पब्लिश्ड किया गया हो। तो वो सेक्शन 38 में लॉ बुक्स, मतलब ये आपको पूरा पूरा ऐसे कीवर्ड से याद कर लीजिए और सेक्शन बेस पे, क्योंकि ये सेक्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आ गया हाउ मच ऑफ द स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, सेक्शन 39 में ही है। तो गाइस आज हमने काफ़ी पढ़ लिया, आज यहीं तक, मिलते हैं फिर से, और तब तक के लिए आपको बाय बाय, राधे राधे, एंड बी द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।